जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजूए गुफ्तगू के लिए इकट्ठे हुए हैं वो मौजू ना सिर्फ साइंस के दिलदादा अफराद के लिए पुरकशिश है, बल्कि हर फर्द के लिए अपने अंदर एक अजब राज और न्याज समोए हुए है। आज सोलर सिस्टम ओरिजिन मिस्ट्रीज एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो निज़ाम शमसी है उसकी आगाज़, उसके असरार और जो इंकशाफात है साइंसी, उन पर बात की जाएगी। और इजहार ख्याल करने के लिए हमने जनाब डॉक्टर वकास मसूद साहब को मदऊ किया है। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इंतहाई काबिल फ़िज़िसिस्ट हैं। आप कामसेट यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ फ़िज़िक्स से आपने PhD की डिग्री हासिल की। 2009 में सलाम प्राइज़ ऑफ फ़िज़िक्स जीता। इसके अलावा 2011 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से इनको नवाजा गया। 2018 से 2023 तक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फ़िज़िक्स के बाकायदा एसोसिएट रहे हैं। डॉक्टर वकास मसूद कामसेट यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के सरबराह भी रह चुके हैं। 2024 में वो पाकिस्तान फ़िज़िकल सोसाइटी के सदर मुंतखब हुए। इसके साथ साथ वो नेशनल सेंटर फॉर फ़िज़िक्स के रिसर्च एसोसिएट भी हैं। डॉक्टर वकास मसूद के 170 मकालाजात बैन अवी सतह पर शाया हो चुके हैं, जो इनके इल्मी और तहकीकी मुकाम को ज़ाहिर करते हैं। आज मौजूद गुफ्तगू पर हम इनसे जानेंगे कि ये जो सियारे सितारे और आसमानी मज़ाहिर जो अपनी दास्तान हयात बयान कर रहे हैं, वो उनकी ज़बान ये ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और उनकी कहानी हमें ये बताएंगे। जनाब डॉक्टर वकास मसूद साहब, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी शुक्रिया। तो ये सोलर सिस्टम ओरिजिन मिस्ट्रीज एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो है, इस सारी चीज़ को मुख्तलिफ तनाजुर में देखा जा सकता है। तो मैं इसमें शुरू में ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये जनरली नॉन साइंटिफिक ऑडियंस है और क्योंकि मुझे एक राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जो है खिताब करना था, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँ जो ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो सूरज है वो आपको पता है कि तमाम ज़िंदगी जो है वो सूरज की वजह से ही तमाम प्लैनेट्स के ऊपर है। ख़ास तौर पर हम जो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं कि हमारे अंदर शऊर भी है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है, जो बहुत से लोग जिसको एक मिरेकल करार देते हैं और एक और इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश भी है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं। तो ये आज के दौर में 21वीं सदी में ये बात कहना जो है ये हमारे लिए आसान है, लेकिन जब 16वीं सदी में जियोर्डानो ब्रूनो ने ये बात कही कि ये जो आसमान पे सितारे नज़र आते हैं ये शायद न्यूक्लियर फैक्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे शायद कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइट जनरेट होती है, इस वजह से आप उनको देख पाते हैं इतने फासले के बावजूद, तो उनको जो है वो ज़िंदा जला दिया गया। तो ये इतना आसान मसला नहीं है। गैलीलियो जो है उन्होंने भी यही बात कही कि सूरज जो है वो के गिर्द ज़मीन घूमती है। उनको भी इंक्विजिशन का सामना करना पड़ा और वो अंदर गए। वो ब्रूनो साहब जो है वो इनकलाबी आदमी थे, गैलीलियो जो है वो जहांदीदा आदमी थे। अंदर जाकर उन्होंने कहा जी कि बस मैं तो ऐसे ही जो है वो बकवास कर रहा हूँ। तो बाहर वो तशरीफ लाए लोगों ने कहा आप तो ये कहते हैं कि ज़मीन की जो है सूरज के गिर्द घूमती है, और वहाँ उसने कहा मेरे ना कहने से कौन सा उसने ऐसा कर देना छोड़ देना है। तो मतलब ये एक जिस चीज़ का हम सोलर सिस्टम के मुतालिक बात कर रहे हैं, एक तो ये कि इस चीज़ के साथ फिर दूसरी बात ये कि जो हेलियोस है वो एक सूरज देवता भी था। तो पहले इंसान जो है वो हर वो चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी वो उसको किसी देवता का नाम दे देता था। किसी मिस्ट्री, आपको पता है इक्लिप्स जो है वो भी समझते थे कि दिस इज़ गॉड्स रैथ, इसी वजह से वो आपको नज़र आती थी गॉड्स रैथ। तो इंसान की जो इग्नोरेंस है वो उसको आम तौर पर मिथोलॉजी की खूबसूरती भी है। अगर आप लोगों ने सुना है जो एपिक ऑफ गिलगामेश, तो वो भी एक मिथोलॉजी है जहाँ पे एक रॉ कॉन्सेप्ट है कायनात के बारे में,
बहुत सी चीज़ें जो हैं उनकी एक मिथोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, ग्रीक मिथोलॉजी भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो अब जो समझने वाली बात ये है कि कायनात, ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पिक्चर, ये है ओरोबोरस की। अब अगर आप लोगों में से वो लोग जो मिथोलॉजी से जानकारी रखते हैं उनको ये पता है कि ओरोबोरस भी जो है ये एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, इट्स अ स्नेक विच ईट्स इट्स ओन टेल। तो ये बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ बर्थ, एग्जिस्टेंस, डिपार्चर। तो ये एक साइकिल है यस। और ये बाय द वे रैट स्नेक्स ऐसे हैं जो अपने आप को खुद कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है वो है माइक्रोफिजिक्स और मैक्रोफिजिक्स, कि कायनात जो है वो डिफरेंट स्केल्स के ऊपर आपको कैसे दिखाई देती है। तो जब आप निज़ाम शमसी को समझना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि इसको समझने के लिए आपको ये बात भी समझनी होगी कि इस कायनात का कोई आगाज़ हुआ था, तो उसके बाद कोई निज़ाम शमसी जो है वो वजूद में आया। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे 10⁻⁻³ तो यानी आप -33 अगर आप देखें 10⁻⁻10 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास यहाँ पे उसने एटम का भी तस्करा किया हुआ है, और फिर न्यूक्लियस का भी तस्करा है फेम्टोमीटर पे और एंगस्ट्रॉम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे 10⁻³ तक है, और उसके बाद 10⁻, यहाँ पे 33 तक पॉजिटिव में भी वो गया हुआ। तो यानी कायनात जो है उसको बहुत ही छोटे पैमाने पर देखना और फिर उसको एक बहुत जाइगेंटिक स्केल पर देखना। लेकिन क्या ये जो चीज़ है, ये पिक्चर आज से 400 साल 500 साल पहले मुमकिन थी? ये कितनी पुरानी तस्वीर है ओरोबोरस की। ये तो बहुत, ये जो हमें दिखा रहे हैं आप, ये अभी रिसेंट है। ये आप समझिए कि इस वक्त जो कायनात जिसको हम जानते हैं ये उसकी तस्वीर है। उसकी अभी ये कब की है तस्वीर? करंट तस्वीर है ना, मतलब ये ओरोबोरस जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ के भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर आपको ये बताना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये कि कायनात का आगाज़ जो है वो किस तरह से हुआ, और फिर निज़ाम शमसी जो आप देख रहे हैं वो किस वजह से है। लेकिन असल बात ये कि देयर इज़ अ स्केलिंग। अब आप लोग अगर तो ये आज से 60 साल पहले दो कंपीटिंग थीरीज थी। एक बिग बैंग थीरी थी जिसमें ये कहा कि एक वायलेंट eruption है एंड यूनिवर्स केम आउट ऑफ नोवेयर, एंड देन देयर वाज अ कंपीटिंग थीरी बाय फ्रेड होयल जो स्टेडी स्टेट थीरी थी, जो ये कहती थी कि कायनात में जो है चीज़ें हैं वो उनमें तगैर नहीं है। तो जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, तो वो बिग बैंग की बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी। सो दैट प्रूव टू बी द डेथ नेल फॉर द स्टेडी स्टेट थीरी। और उसके बाद से बिग बैंग जो है वो अब वाइडली एक्सेप्टेड थीरी है कि कायनात का आगाज़ जो है फ्रॉम नोवेयर हुआ, और उसके बाद जो कायनात के मुख्तलिफ किस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स कूल डाउन हुई, और कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो 4 फोर्सेस हैं हमारे पास। एक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम कहते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन तमाम फोर्सेस में भी स्केलिंग है कि न्यूक्लियस और एटम से बाहर निकलते साथ ही आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ देर चलती है लेकिन वो भी वैनिश हो जाती है। और उसके बाद लार्ज स्केल स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स का है, वो जो वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसकी वजह से है। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स के अंदर 4 फोर्सेस जो हैं वो कार फरमा हैं, लेकिन उनकी भी स्केलिंग है। एक ख़ास स्केल से बाहर वो गायब हो जाती हैं, और एक ख़ास स्केल के अंदर जो है वो ज़हूर पज़ीर हो जाती हैं। तो ये भी एक स्केलिंग है कि मुख्तलिफ स्केल्स हैं, और ये न्यूक्लियस से शुरू होता है, फिर एटम्स हैं, बल्कि इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी जो है वो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्वार्क्स से बने हैं। तो ये फंडामेंटल बहुत टाइनी स्केल से जो आप कायनात की जो वुसअत है उसको जानते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि the significance of the head meeting the tail is that the entire universe was once compressed to a point of infinite density.
तो यानी ये बिग बैंग की बात है कि पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डेंसिटी है। इस बात का साइंस के पास कोई जवाब नहीं है कि वेयर डिड दैट हॉट फायर बॉल कम फ्रॉम। तो ये साइंस जो है वो अपनी जहाँ उसको इल्म नहीं होता वो उसको इदराक में वो उसको तस्लीम भी करती है। Since light travels at a finite speed, we can never see further than the distance light has traveled since the Big Bang, about 10 raised to power 10 light years. अब देखने का क्या तरीका है आपके पास? तो देखने का तरीका आपके पास टेलीस्कोप्स हैं। मतलब गैलीलियो ने जब पहली बार कहा कि सैटर्न जो है उसका एक रिंग सिस्टम है, तो वो रिंग सिस्टम टेलीस्कोप के ज़रिए उस पर आया हुआ। लेकिन बहुत सी और कायनात की चीज़ें थीं जो गैलीलियो को नज़र नहीं आ सकती। यू नीड टू हैव the tools to see यूनिवर्स जो है उसकी वसत को आप जान सकें। तो यहाँ पे फिर उसने थोड़ा सा कुछ आप लोगों के इंटरेस्ट की बात होगी कि cosmologists now have a fairly complete picture of the history of universe as one goes back in time. Galaxy formation occurred at 1 billion years after the Big Bang. The background radiation last interacting with matter at 1 million years. The universe energy was dominated by the radiation content. फिर मैटर एंटी मैटर जो है उसके मामलात, और फिर ग्रैंड यूनिफिकेशन की वो बात जो है वो करते हैं। अच्छा, अब असल बात ये है कि वो कहते हैं परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द टॉप ऑफ द ओरोबोरस इज इट्स लिंक विद हायर डिमेंशंस। On the microscopic side, this arises because the various versions of superstring theory all suppose that the universe has more than 3 dimensions of space which we actually observe, but with the extra dimensions being compactified. अब ये कंपैक्टिफाइड की बात ये है कि मतलब स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, अब इसके बारे में भी अभी बहुत से इबाहामात हैं। अभी ये कोई बहुत से लोग कहते हैं कि अब हमें एक दोबारा पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री तौर पर जो है हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कम से कम कायनात की 10 डायमेंशंस होनी चाहिए। तो जो कंपैक्टिफिकेशन है उससे क्या मुराद है? तो आप देखिए कि फ़र्ज़ कीजिए ये अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, तो जो सिलेंडर है ये एक 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिलेंडर 3D है। इसको अगर मैं कंपैक्टिफाई करता जाऊँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर बिल्कुल ज़ीरो साइज़ कर दूँ तो यानी इसकी लेंथ सिर्फ आपको नज़र आएगी, तो ये एक लाइन बन जाएगी। और उस लाइन को भी अगर मैं फर्दर कंपैक्टिफिकेशन कर दूँ तो वो एक पॉइंट, इसका मतलब है दिस इज़ द कंपैक्टिफिकेशन ऑफ द डायमेंशनैलिटी। तो ये कायनात की वो कहते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशन हैं, उसमें आप कायनात को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी अनरिजॉल्व हैं, मज़ीद जानने की ज़रूरत है। जो तसव्वुर न्यूटोनियन, अब यहाँ पे न्यूटन का जिक्र करना ज़रूरी है। मैं कुछ आपको जो बता रहा था कि गैलीलियो ने जो बात की, तो वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी शायद आप लोगों के इंटरेस्ट का हो कि ये बात क्यों इतनी ज़्यादा बुरी लगी और कहाँ से हमें पता चली कि एक हैवियर ऑब्जेक्ट जो है उसके गिर्द जो है वो एक लाइटर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। तो जो न्यूटन्स लॉज हैं वो बताते हैं कि अगर आपके पास 2 बॉडी प्रॉब्लम है, तो 2 बॉडी प्रॉब्लम में आपका एक सेंटर ऑफ मास बनता है। तो वो ये बताता है कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हैवी हो, तो जो सेंटर ऑफ मास है फिर वो हैवियर ऑब्जेक्ट का हो जाता है और उसके गिर्द जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व करती है। तो इसका मतलब ये था कि सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है, ना कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। कहने को ये बड़ी एक जो है आप समझिए कि हार्मलेस सी बात है, ये आपकी जानकारी में इजाफा कर रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे चर्च को पसंद नहीं आई। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे थे कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द क्रिएशन। सडनली आपको पता चला कि जो लाइफ का मंबा है वो तो सूरज है। आप तो सिर्फ जो ज़िंदा भी हैं वो सूरज की वजह से हैं। आपका अपना मुकाम तो कायनात में बहुत छोटा है। बेसिकली इट्स अ स्टार अराउंड विच द लाइफ एग्जिस्ट, यू नो। और प्लैनेट्स हैं, उस वक्त तमाम प्लैनेट्स का तो आपको नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इस बारे में जो है वो जानना शुरू किया। तो ये बात जो है अगेन 15वीं-16वीं सदी से ये कहानी 17वीं सदी से शुरू हुई है। पहले ऑब्जर्वेशन थी 16वीं सदी तक, 15वीं तक कोपरनिकस ने आपको ये बताया कि एक उसने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप से चीज़ें देखी, उन्होंने इसके बारे में बात की। और फिर जब न्यूटन ने
बहुत से साइंसदान जो हैं उनका इस बारे में जो है वो एक कंसेंसस है कि कायनात में अभी तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं वो उसमें न्यूटन जो है वो शायद सबसे बड़ा साइंसदान है, क्योंकि उसने ना सिर्फ हमको लॉज दिए, उसने साथ ही साथ वो ज़ुबान मुतारिफ़ करवाई जिसके ज़रिए आप उस सारी निज़ाम को समझ सकते हैं जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। तो कैलकुलस उसने और लाइबनिट्ज़ ने जो है वो डिस्कवर की, और उसके बाद जो जैसा हम एफ इज़ इक्वल टू एम ए, जिन लोगों को आप लोगों ने पढ़ी है साइंस, तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए जो है वो कैलकुलस की ज़ुबान में, मतलब अगर आप एक्सेलरेशन है तो उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे पोजीशन को अगर आप एक्स कहते हैं तो उस पोजीशन की जो टाइम के साथ चेंज है उसको आप वेलोसिटी कहते हैं, और उस वेलोसिटी की जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता थी बिफोर न्यूटन। तो ये बहुत बड़ा जाइगेंटिक स्टेप था कि जहाँ पे आपने मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कायनात को समझना शुरू किया। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये, मैं आपको ये कह रहा था कि जो चीज़ आप देख सकते हैं, जब आप देखते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द एक पूरा जहान है। तो वो बहुत एक अमेजिंग ये चीज़ है जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये जो फिगर मैंने आपको ओराबरस की दिखाई है, ये जो 10⁻27 से 10 सेंटीमीटर से 10⁻³ सेंटीमीटर तक है, इट ऑल्सो हैज़ एन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो क्योंकि आप लोग जो हैं वो तमाम आर्टिस्ट लोग हैं, तो ज़रा ये ज़्यादा चीज़ आप लोगों के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सिंस इट शोज दैट ह्यूमंस हैव सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लिमिट्स ऑफ हिज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस जो है वो देखने से भी आती है। जब आपने माइक्रोस्कोप इजाद कर ली और उसके ज़रिए आपने बैक्टीरिया को, बाकी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, तो एक a new world dawned upon you which was never known to you before that. So you need to devise tools to expand your horizon. So ये देखिए, फिर वो कहते हैं कि the primitive humans were aware of scales from about 10⁻⁻2 centimeter जो mites का है, to 10⁻7 centimeter जो mountains का है। 18th century humans were aware of scales from 10⁻⁵ centimeters, which is bacteria, अब ये माइक्रोस्कोप का ज़माना है, to 10⁻17 and telescope का the solar system. And the 20th century humans were aware of scales from about 10⁻13 centimeter, which is the atomic nuclei, to 10⁻27 centimeter, the most distant galaxies. Indeed, it is striking that science has already expanded the macroscopic frontier as far as possible. Although experimentally we may never get much below the electroweak scale in the microscopic direction. अब जो सेंटेंस है ये अगर आप आज की टॉक में यही ज़हन में रखें तो ये बहुत अमेजिंग है। We might therefore regard the Ouroboros as representing the blossoming of human consciousness. सर ये जो स्केल का जिक्र किया, वीक स्केल है क्या? इलेक्ट्रोवीक स्केल है जहाँ पे जो आपकी फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोवीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स जहाँ पे जो यकजा होती हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं और डिफरेंट एनर्जीज हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो यकजा होती हैं। सलाम साहब का ये काम है, और वाइनबर्ग, उसी पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ बाय द वे तब तक नहीं मिलता जब तक कोई थ्योरी जो है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ना आ जाए। तो अब जो स्टीवन वाइनबर्ग हैं, वाइनबर्ग कह रहा हूँ, जो हॉकिंग, वो इंतकाल करके 76 बरस की उम्र में उन्होंने कहा कि वो ब्लैक होल होता है और सारे उसके बारे में गुफ्तगू थी, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन के मामला थे। जब ऑब्जर्वेशन हो गई तो अब रॉजर पेनरोज जो उनके साथ उनके कोलैबोरेटर थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये पॉस्ट्यूमसली नहीं मिलता, यानी मरने के बाद आप नहीं उसको हासिल कर सकते। तो नोबेल प्राइज़ के लिए ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। आइंस्टाइन की प्रूफ हो गई थी जिंदगी में? जी जी आइंस्टाइन को तो वैसे भी जिस चीज़, देखिए आइंस्टाइन अगर आज जिंदा होते, फर्ज कर लीजिए, तो वो तो 10, 12, 15 नोबेल प्राइजेस मिलते ना उनको, क्योंकि जो उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स उनकी थ्योरी ने प्रेडिक्ट की थी वो 1915 में उन्होंने की थी। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई 100 साल बाद। तो आइंस्टाइन को बाय द वे नोबेल प्राइज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला। तो उनकी जो रिलेटिविटी पे नहीं मिला, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी उनको नहीं मिला था। फिर भी सर, सॉरी डिस्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन कम दो से
जिस तरह आपने कहा नील डिग्रास टाइसन को मैंने सुना, जी जी उन्होंने कहा कि देयर इज नो कंटेस्ट, न्यूटन इज जी जी द ग्रेटेस्ट जी, जी, साइंटिस्ट। उनको तो पता नहीं कितने मिल जाते थे। जी जी ऑफ कोर्स, मतलब वो तो देखिए, ये तो सही वही बात है ना कि आप उस वक्त तो नोबेल प्राइज था भी नहीं, ये तो नोबेल प्राइज तो अभी आपके 20वीं सदी का मामला है। तो अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा ये कि मैं प्लाज्मा फिजिसिस्ट हूँ और सोलर सिस्टम की बात हो रही है, तो जो सूरज है वो, यानी आप इस अर्थ को छोड़ के जनरली जो भी स्टार्स हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर्स हैं। तो जब आप व्हेन यू हीट अ सॉलिड यू गेट लिक्विड, व्हेन यू हीट अ लिक्विड यू गेट गैस, एंड व्हेन यू हीट अ गैस यू गेट आयनाइज्ड गैस। I am not going to get into the technical details, लेकिन अगर if that ionized gas exhibits certain peculiar properties, then you term it as a plasma. तो जितनी भी कायनात है आपकी, जितने स्टार्स हैं आपके, वो सारे के सारे प्लाज्मा स्टेट में हैं। तो प्लाज्मा जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज ही क्योंकि मंबा है, और जो भी अर्थ पे भी जो भी चीज़ आती है वो सूरज से ही आती है, और वो प्लाज्मा स्टेट में, तो आपको प्लाज्मा फिजिक्स समझने की ज़रूरत है। हमारे जो अपर लेयर है आयोनोस्फीयर, वो भी प्लाज्मा स्टेट में है, वहाँ पे DEF लेयर्स हैं। तो प्लाज्मा को समझे बगैर जो है मामला वो नहीं चल सकता। अब इसमें एक और बात, क्योंकि अगेन मैं सोच रहा था, पहले सोलर सिस्टम का सोच रहा था, फिर मैंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं दरमियान में जो आपको समझाने वाली। ये ओरोबरस के अलावा एक चीज़ और जो समझने वाली है कि द यूनिवर्स is governed by different physical laws at different scales. For instance, अगर आपने ये planetary system समझना है जो सूरज के गिर्द घूम रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यूटन्स लॉज जो 17वीं सदी में डिस्कवर हुए वो काफ़ी हैं। कैपलर्स लॉज के साथ साथ आपको पता है कैपलर ने लॉज दिए थे, तो वो उसके ज़रिए ये तमाम सिस्टम आप समझ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप माइक्रोस्कोपिक स्केल पे चले जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो वहाँ आपके पास जो है फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसके बगैर आप चीज़ों को जो है वो नहीं समझ सकते हैं। तो ये जानना जो है ये बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स इज गवर्न बाय डिफरेंट फिजिकल लॉज एट डिफरेंट स्केल्स। सो देयर इज अ नेचुरल स्केलिंग ऑफ द सिस्टम टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। अब वहाँ पे कंफ्लिक्टिंग, दे आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आपके ऊपर बिलियंस एंड फोटॉन्स हर रोज हर वक्त इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आप 1 इंच भी जो है मूव नहीं करते हैं। लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो आपके पास क्या तरीका है कि आप उसको देख पाएँ? आमतौर पर तारीकी में तो आप कोई चीज़ नहीं देख सकते, रोशनी में आप देख सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो आप कोई रोशनी उसके ऊपर डालेंगे, फोटॉन्स जिनको हम कहते हैं। तो फोटॉन्स जो हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टेन्युअस पार्टिकल्स, उनका मास बहुत ही कम है, तो वो उसको जिस चीज़ को अब आप देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जिस चीज़ के ज़रिए देख सकते हैं वो रोशनी है। तो जब रोशनी इंसिडेंट होती है ऑन इलेक्ट्रॉन तो वो उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो इससे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पैदा होता है जिसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि आप यू कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बिकॉज ये एक फंडामेंटल आपके ऊपर यूनिवर्स की कदरन है, क्योंकि जिस चीज़ से आप देखना चाहते हैं वो उसी चीज़ को हिला देती है। हामिद सलीम साहब से शायद आपकी मुलाकात कभी हुई हो, खुशीद साहब जो जानते हैं, उनका एक मिसरा है, वो भी सोलर सिस्टम पे उन्होंने भी लिखा। जी जी वो भी प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं। तो उनका एक मिसरा है कि जी थैंक यू, कैसे देखूं है मेरा देखना मंजर में खलल। वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है जी। अब देखिए ये एक साइंटिस्ट ही कह सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मेरा देखना मंजर में खलल। तो लिखने वाला मिसरा है जी, कैसे देखूं है मेरा देखना, यानी फोटोन से देख सकता हूँ और वो मंजर में खलल डाल देता है, वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देता है। वाह वाह वाह। तो मतलब ये जो है अच्छा। ये इसमें मुझे मैंने कहा सोचा कि ये किसका शेर है? हामिद सलीम का। जी हामिद सलीम को तो अभी तो मिसरा ये शेर का है पूरा। उनका अपना शेर है। अपना शेर। हाँ वो शायरी करते हैं। नहीं वो तो करते हैं। हाँ लेकिन खैर चले सर ये ये एक लिमिटेशन कभी हम सर पास कर पाएंगे? नहीं। ये इसका ताल्लुक किसी ये कायनात की अपनी लगाई गई लिमिट है, इसका ताल्लुक किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ नहीं है।
क्योंकि वो इतना लाइट पार्टिकल है कि जब आप उसको देखना चाहेंगे तो आप उसको डिस्प्लेस कर देंगे उसकी जगह से। ये तो उसका एक ये natural- इजहार है। इजहार भी कह ये लीजिए। जो कानून है ये उससे हाँ। बहुत बलंतर है। हाँ, exactly। ये नहीं कि आपने ये रेडिएशन ले लें या वो ले लें, वो ये अलाउ ही नहीं कर रही नेचर। ये हुदूद है, हुदूद के कवानीन अवसर है जैसे। हाँ, ये हदूद ऑर्डिनेंस हुदूद है, ये ordinance। कायनात का हदूद ऑर्डिनेंस है कि आप मतलब कैसे देखूं है मेरा देखना मंजर में। दोनों चीजें वक्त नहीं कर सकते आप। Exactly। At the time. ये वेव फंक्शन यही कहलाता है वेव। नहीं, वेव फंक्शन तो ये ना कि आप देखिए जो ये जो सारी चीज़ जो मैं भी आपको बताऊंगा, इट्स अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम adequately explained by the Newton's laws, Newton's law of gravitation and Newton's laws of motion। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक स्केल पे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स इन्वोक हो जाएगी और वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वहाँ पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जो ये कहता है कि पार्टिकल और वेव नेचर जो है वो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन फिर वही बात है, आपके साथ भी एक वेवलेंथ है, लेकिन वो वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट है। वो वेवलेंथ तब इम्पॉर्टेंट होगी जब आपका साइज बहुत छोटा हो। As I say, size does matter, so size does matter. And when you go to very gigantic scales and when you go to very small scales, you see that different laws of physics are, in motion. तो ये कायनात की चीज़ें हैं। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि अचानक से जो है वो एक फोर्स डिसअपियर हो गई है, वो क्यों डिसअपियर हो गई है, मतलब या फोर्सेस एग्जिस्ट क्यों करती हैं। डिसअपियर का हमें काफ़ी कुछ पता है, लेकिन ये फोर्सेस कहाँ से आ गई, सिर्फ 4 ही क्यों हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है। तो ये मामला जो है हो सकता है हमें भी ना पता हो। जी। तो मतलब ये कुछ मैंने 1-2 अशार तो वैसे ही सुनाना चाह रहा था आपको मीर साहब के, कि कई बार आपको जो है वो साइंस और आर्ट्स जो है ना, मतलब सोचने के ऊपर जो मजबूर करती है। तो उनका है कि सरसरी तुम जहां से गुजरे, वरना हर जहां जहाने दीगर था, वरना हर जा जहाने दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरसरी मत जा जहां से प्यारे, पाँव तेरा जहां पड़े टुक सोच। लेकिन इसमें एक अमेजिंग जो शेर है जो मुझे 2-3 बहुत ही अच्छे लगे, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी सब मीर का है। सब मीर के। कब से निगाह गाड़े है यहाँ रोज आफताब, कब से निगाह गाड़े है यहाँ रोज आफताब, हम देखे हैं जहां के तई सरसरी हनूज। यानी देखिए वो कह रहे हैं कि सूरज हर रोज नजर गाड़े रहता है, यही सोचते रहते और हम देखे हैं जहां के तई सरसरी हनूज। और एक और बहुत ही खूबसूरत है कि गुजरे बसाने सरसर, गुजरे, ये सरसर का मतलब आप समझते हैं, ये आंधी सी जो है, झक्कड़ सा। गुजरे बसाने सरसर आलम से बेतामुल, गुजरे बसाने सरसर आलम से बेतामुल, अफसोस मीर तुमने क्या सैर सरसरी की। वाह 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 वाह। ये तो दूसरा तीसरा ये क्या है? अफसोस मीर तुमने, अफसोस मीर तुमने क्या सैर सरसरी की। और एक आखिरी में सुन लीजिए, ये तो कमाल है, मतलब ये भी मुझे। सुनने को मिले। हर मुश्ते खाक याम की मांगे है एक तामुल, हर मुश्ते खाक याम की मांगे है एक तामुल, वाह वाह वाह। बिन सोचे राह मत चल, हर गाम पर खड़ा रहे। वाह वाह। अब आप देखिए ना, ये बात मुशाहिदे की है ना। मीर को तो हम दूसरी तरीके से जानते थे, आज नया था। तो मतलब तामुल को देखें ना, तामुल का असल बात तो यही है, बेतामुल नहीं आपने तामुल का मतलब है कि आपको फिक्र करनी है, सोचना है, सोचना है। और वो जब तक पेशेंस नहीं है आप में, आप एकदम यू जस्ट कांट स्किम थ्रू थिंग्स, यू हैव टू थिंक डीपली, यू हैव टू पॉन्डर। वो आपको पता है, वो बड़ा मशहूर है कि सुकरात जो है वो एक दिन सुबह जो है वो किसी जगह पे खड़ा सोच रहा था, शाम तक वो वहीं पे जो है। इसी तरह बुधा के बारे में भी बेशुमार जो है वो मामलात हैं गहरी सोच के लिए। ये मैं कुछ चीज़ें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्योंकि निज़ाम शमसी है तो ये सन के बारे में पीछे कर दें ताकि ये भी उतर आता हो। जी। तो ये जो है हमारा जो है ये सन है। अब दूसरी बात ये कि जो भी आप कह रहे थे कि ये आपने जो दिखाई है और ऑपरस की ये कितनी पुरानी या नहीं है, तो ये हमारी अब आजकल जेम्स वेब टेलीस्कोप है, हर लहजा हम अब वो चीज़ें देख सकते हैं जो पहले नहीं देख सकते। आपको मैं इस वक्त तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ ऐसी इमेजेस हैं
कि आप समझिए जैसे मैं आप जो है वो शिफा के कोने पर खड़े हैं और यहाँ से मैं आपको देख रहा हूँ, और फिर ऐसे जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अब हमें इस वक्त ये पता है, मतलब आज से कुछ अर्सा पहले हमें ये पता था कि देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बट नाउ दैट वी हैव these very high power telescopes, so now we know that there are trillions and trillions of galaxies. अब इससे एक सवाल एज अ साइंटिस्ट जो है, बल्कि खुर्शीद साहब हैं तो बड़ा अच्छी बात है, मैं ये सोचता हूँ कि एक फिजिक्स में बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है एक्शन। तो एक्शन जो है वो ये कहता है कि हर चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है कायनात। कायनात इज़ वेरी फ्रूगल इन नेचर। तो अगर ट्रैवल करना है स्ट्रेट लाइन में आमतौर पर, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल इसलिए किया जाता है क्योंकि इट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम। So there is nothing sacrosanct about the straight line. What is more important is it takes the shortest time. Similarly, जो sphere है, बहुत से objects कायनात में spherical in nature इसलिए हैं क्योंकि ये एक minimum energy configuration है, कि सबसे कम energy इस्तेमाल करता है। लेकिन जब आप कायनात को देखते हैं, तो अगर फर्ज कीजिए हम मान लें कि ये हमारे लिए कायनात जो है तख्लीक की गई है, तो अगर ना भी किया जाए तब भी ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हमारी तरह के तकरीबन 5000 सोलर सिस्टम्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ नेचर इतनी फ्रूगल है अपने अमल में, और दूसरी तरफ एक इतनी बहुतात है जो आपको समझ नहीं आती कि इसका क्या मकसद है। मतलब कम से कम इट इज़ बियॉन्ड मी कि अगर कोई देयर इज़ अ पर्पस ऑफ क्रिएशन, so nothing seems more purposeless than the mere observation of the universe around you. Why? अभी आपने तख्लीक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। जी जी, तो मतलब तख्लीक ही है ना। मतलब देखिए, अगर आप कायनात को देखते हैं, हबल ने जब 1930 में कायनात देखी तो उसने देखा कि ये कायनात जो है वो थिंग्स आर रिसीडिंग अवे फ्रॉम यू, तो ये कायनात जो है एक्सपैंड कर रही है। दैट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। तो अब अभी भी आप देखते हैं तो अभी भी वो एक्सपैंड कर रही है। There is no outer edge of the universe. तो अब इशू ये है कि जिस तरह वो इकबाल ने कहा है कि ये कायनात अभी नातमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, तो ऐसा ही है। बट द थिंग इज व्हाई, व्हाट इज द होल आइडिया ऑफ हैविंग, अगर सिर्फ यही सोलर सिस्टम चाहिए था तो बस। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जानने से और भी मामला जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं। ये सन हो गया, हमारा सन हो गया, इसमें अब मैं थोड़ा सा जो है वो ये लेयर्स ऑफ द सन है, मतलब इसका बहुत स्ट्रक्चर है। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत मैग्नेटिकली एक्टिव सन है, और इसकी वजह से बाय द वे हर स्टार के अंदर फ्यूजन होती है। आप वो ब्लैक होल वगैरह का तस्करा कर रहे थे, तो यहाँ पे वो पॉइंट भी मैंने जहन में रखा हुआ था कि इसके बारे में बात करें। तो चंद्रशेखर ने 19 साल की उम्र में एक चंद्रशेखर लिमिट दी। उसने कहा कि अगर किसी स्टार का इनिशियल मास जो है इतने सोलर मैसेस हो, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशंस एंड रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशंस कि उसकी मौत कैसे वाक़या होगी। तो 3 तरीके हैं जिससे एक जो है स्टार की मौत होती है। एक को हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं, एक को हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, और एक को हम ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन ये जो स्टार इटसेल्फ है, अब हम जब कायनात को देखते हैं जेम्स वेब से या बाकी टेलीस्कोप्स के ज़रिए, तो एट एवरी इंस्टेंट न्यू स्टार्स आर बॉर्न। जिस तरह यहाँ पे इंसान पैदा होते हैं और मरते हैं, इसी तरह स्टार्स आर बॉर्न एंड दे डाई। तो उनके मरने के 3 तरीके हैं, या वो डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल सोलर मास, वो या तो मरेंगे एज वाइट ड्वार्फ, या वो एज ब्लैक होल, या एज न्यूट्रॉन स्टार्स। लेकिन स्टार इटसेल्फ क्या उसके अंदर है, तो इनिशियली जो थियरी है वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल, लेकिन वो सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस है कि देयर इज एन इक्वेशन डिस्क। पहले मास जो है वो इक्रीट होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर से वो उन्हें कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स होते हैं। उसके बाद फिर वो अंडर सर्टन कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस हों तो फिर प्लैनेट्स बन जाते हैं। और जो आपके 4500 5000 जो सोलर सिस्टम्स आपके यहाँ मौजूद हैं, तो हर एक के अंदर जो है कम से कम 1-2 प्लैनेट्स हर एक के अंदर मौजूद हैं। यहाँ आपके पास जो हैं
वो 8 हैं, पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो हैज़ बीन रेलिगेटेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ, वो भी बताता हूँ क्यों। लेकिन बेसिक मसला ये है कि देयर इज़ अ फ्यूजन विच इज़ हैपनिंग इन द कोर। फ्यूजन का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो फिर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, ये फ्यूजन भी 20वीं सदी में ही हमने डिस्कवर की, फिशन भी। तो फ्यूजन जो है, तो बाय द वे ये बात जो है 70-80 साल पुरानी ही है कि आपको पता चला कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो हैं वो इसलिए हैं कि देयर इज़ फ्यूजन विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द स्टार्स। हमें पहले रोशनी का पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फ्यूजन होती है, कोई प्रोसेस ऑफ फ्यूजन है। तो ये बहुत रिसेंट मामलात हैं। तो 20वीं सदी को फिजिक्स की सदी ऐसी नहीं कहा जाता। आपकी जो कॉन्शियसनेस थी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, और जो 20वीं सदी में आपने हासिल किया वो अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे नहीं पता, इतना प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, तो जो बहुत बड़े अजहान हैं वो तो शायद इसको इम्बाइब कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए उस चीज़ को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो मेनली जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूजन है ना जी, हाइड्रोजन इंटू हीलियम जी या और भी हो रही है, आयरन तक होती है। मैं वो भी अभी बताता हूँ, अच्छा कि आपने ये सवाल किया। तो फ्यूजन एक चीज़ है फ्यूजन, लेकिन अब बात ये है कि ये तो अगर फ्यूजन है तो एक हमने और भी बात सुनी जो आप लोगों ने भी सुनी बचपन में कि every body in the universe attracts every other body with a force, you know, which is perpendicular, which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Gm1 m2 over r square कहते हैं उसको। तो फिर ये है कि ये जो इतना स्टार है, why doesn't it collapse onto itself? क्योंकि हर चीज़ जो है वो फिर collapse हो जानी चाहिए। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे फ्यूजन होती है, तो ग्रेविटी पुल्स थिंग्स टुगेदर, लेकिन जो फ्यूजन है उससे हीट पैदा होती है और हीट से एक्सपेंशन होती है। सो देयर इज अ बैलेंसिंग एक्ट, ग्रेविटी इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट टू अ पॉइंट, द फ्यूजन मेक्स इट एक्सपैंड, तो एक उसकी वजह से इक्विलिब्रियम है, उसकी वजह से एक स्टार का स्ट्रक्चर है। और जब सारा फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, न्यूक्लियोसिंथेसिस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियो फ्यूजन खत्म हो जाती है, तो फिर स्टार की डेथ हो जाती है। इट इज कंप्रेस्ड टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली कंपीटिंग प्रोसेस जो है वो, जिस तरह हम बीमारी जो है अल्टीमेटली हमें ले जाती है कोई बीमारी जो है, इसी तरह जब फ्यूजन ख़त्म हो जाती है तो जो ज़िंदा रहने की जो उसकी असल सारी एफर्ट है वो ख़त्म हो जाती है और ग्रेविटी उसको फिर रिड्यूस कर देती है बहुत स्मॉल डिस्टेंस। अल्टीमेटली फ्यूजन नहीं खत्म होना, ग्रेविटेशन तो रहेगी। ग्रेविटी तो रहेगी, ग्रेविटी तो रहेगी, फ्यूजन के लिए आपको फ्यूल चाहिए। अच्छा, अब जो खुर्शीद साहब ने कहा था वो बड़ा मशहूर, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आया, तो वो ये जो हमारे पास उसने कहा था कार्ल सेगन ने कि वी आर स्टार डस्ट। तो स्टार डस्ट उसने इसीलिए कहा कि जो ये फ्यूजन की वजह से जो आपके पास सबसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आते हैं वो आयरन तक आते हैं। और अगर आप अपनी बॉडी में देखें तो आपके पास ये हाइड्रोजन, कार्बन और ये नाइट्रोजन एंड आयरन एंड ऑल दीज थिंग्स आपके यहाँ मौजूद हैं। बाकी कहाँ से आते हैं और बाकी क्यों नहीं बन पाते हैं? उसकी वजह ये है कि जो उससे ज़्यादा भारी जो मैसिव एलिमेंट्स हैं उनका फ्यूज़ होने के लिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करते, कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से वो वहाँ नहीं बन सकते। तो जब स्टार्स जो हैं जब वो आपस में जो है कोलाइड करते हैं, या एक जिस तरह हर स्टार जो इवेंचुअली जब डाई करेगा तो एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट होता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं वो उन जगहों पे बनते हैं। और फिर बिग बैंग की वजह से भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कैटाक्लिज्मिक इवेंट था, तो उसमें भी इनिशियली बहुत से एलिमेंट्स बने थे। तो ये बाय द वे एक और बात कि ये जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है यूनिवर्स में, ये सब का सब ग्रेविटी की वजह से, इसमें और किसी फोर्स का नहीं है। अब देखिए वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन कायनात के तमाम स्ट्रक्चर के लिए वो जुड़ा हुआ है। एक और बात जो बतानी बहुत ज़रूरी है कि आपका एक स्टार है, लेकिन तमाम जो स्टार्स हैं वो सिंगल स्टार्स नहीं हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम्स भी हैं, ट्रिपल स्टार सिस्टम्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस जो आपका
जो नियरेस्ट स्टार है आपका वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है इट्स पार्ट ऑफ द अल्फा सेंटोरी सिस्टम विच इज़ अ ट्रिपल स्टार सिस्टम। तो वो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब इनका ताल्लुक जो है वो इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के साथ। फॉर इंस्टेंस ऐसा क्यों हो रहा है कि सूरज इस तरह घूम रहा है और इस तरह क्यों नहीं घूम रहा? उसकी वजह यह है कि वो जो इनिशियल पुश मिली थी उसको वो इस डायरेक्शन में मिली थी, ना कि इस डायरेक्शन में। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनका ताल्लुक उन मामलात को समझने से है जो इनिशियली जो है वो रूनुमा हुई। अच्छा, अब सन जो है वो मैग्नेटिकली एक्टिव है, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था। एक स्टेलर क्लासिफिकेशन होती है और उससे पता चलता है कि क्योंकि 4-5 हज़ार किस्म के सोलर सिस्टम है तो फिर आप सोचते हैं कि हमारा सन कैसा है। तो उसके लिए मैं अभी आपको ये देखिए, ये हमारा सन है, ये इंतहाई एवरेज सन है। देयर इज नथिंग स्पेक्टेकुलर अबाउट इट, देयर इज ओनली वन थिंग स्पेक्टेकुलर अबाउट इट, दैट ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन दिस सन। हमारे अभी तक की नॉलेज के जी, मुताबिक हमारे मतलब जो आपकी इंटेलिजेंस लाइफ है सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना स्पेशल होना क्योंकि इंसान यहाँ रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें तो इस स्टार के अंदर कोई जो है गैर मामूली बात नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी स्टार। इससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग, जैसा मैंने कहा ये सिर्फ एक स्टार वाला सिस्टम है ना, ये बाइनरी स्टार है ना, कोई ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। फिर इवन जो मॉर्गन कीनन सिस्टम है कि हॉटेस्ट से कूलेस्ट, लेकिन आप देखेंगे तो प्रॉबली शायद इसकी जो ऑर्डिनरीनेस है या इसकी जो इतदाल पसंदी है शायद उसी की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप 10% भी करीब होते सन के तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। 10% दूर होते it would have been too cold, you know। तो मतलब इसलिए एक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की बात भी लोग करते हैं और वो उसके मुताबिक भी बहुत सी जो है बहस करते हैं। लेकिन वैसे सॉरी अब बात एंथ्रोपिक जो प्रिंसिपल है वो सब सब्सटेंशिएट किया जाता है साइंटिफिक जो डाटा है या ऑब्जर्वेशन है, और वो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। देखिए उसमें ना मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है जब आप कहते हैं ना कि ये जो है इसमें इतनी चीज़ है, अगर ये इतना करीब न होता तो ये हो जाता, इतना दूर होता है तो ये हो जाता, ये इस वजह से यहाँ पे फॉर इंस्टेंस जुपिटर जो है, जुपिटर 80% ऑफ द जो है मतलब आप समझें कि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में इट्स अ जायंट प्लैनेट। अगर जुपिटर ना होता तो एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स हैं वो अर्थ को तबाह कर चुके होते अब तक। वो उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से वो दूर दूर रहते हैं आपसे। तो उसने इट्स अ शील्ड, इट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड जिसकी वजह से आप बचे हैं, वरना कब के आप जो है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये खाली ये बात मैंने आपको बता रही थी। इसके अलावा दूसरी बात ये कि ये मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है और इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये जो ये वो हैं जो रॉकी स्ट्रक्चर वाले हैं, और जो बाकी दूर वाले हैं वो गैसियस जायंट्स हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है। इनका मैच इतना छोटा है कि यहाँ पे मून तो हो सकता है लेकिन कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर उस चीज़ का होगा जो जाइगेंटिक, जितने आप जाइगेंटिक होंगे, जितने मैसिव होंगे, उतना ही आप आसपास की चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकेंगे, जो जिसको आप डिब्री कहते हैं। दैट डिब्री कैन बी अट्रैक्टेड बिकॉज द ग्रेविटेशन। सैटर्न जुपिटर से छोटा है, उसका रिंग लेकिन बड़ा नजर आता है। जी, सैटर्न जुपिटर से छोटा है जी, लेकिन उसका रिंग बहुत जी बड़ा नजर आता है। रिंग स्ट्रक्चर जो है उसका ताल्लुक डेफिनेटली जो है वो ग्रेविटेशन के साथ है, लेकिन अब देखें वो साइज का फ़र्क है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम फिर इवोल्यूशन का भी है। इवोल्यूशन में कौन सी चीज़ जो है किस तरीके से बनी है उसका भी मामला है। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर मैसिव का ही हो सकता है। मून्स भी जिनके ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सैटर्न के हैं, फिर जुपिटर के आते हैं। अब देखिए जुपिटर हालांकि मैसिव है, लेकिन अभी जितने डिस्कवर हुए हैं मून्स सैटर्न के ज़्यादा हैं, लेकिन अभी मैं उस पर भी आता हूँ। अब लेकिन बात यह है कि अगर आप फिज़िक्स के हवाले से सोचें तो जो चीज़ सूरज के गिर्द के नज़दीक है
उसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और जो उससे दूर है उसको सॉलिड में होना चाहिए, क्योंकि जितनी आप हीट के करीब रहेंगे उतना ही आप, लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है। उसका जवाब ये है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो आपका जो एटमॉस्फेयर, जो सारा गैस वगैरह वो सारी उड़ गई, और वो स्ट्रक्चर जो स्टेबल था अगेंस्ट द हीट, वो रॉकी स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पे रह गया। और ये वाले जो हैं जिनकी इवोल्यूशन जो है बात की है और जो दूर हैं उनकी जो है वो गैसियस फॉर्म में ही है। तो मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये समझना ज़रूरी है कि ये रॉकी क्यों हैं और ये वाले जो हैं ये गैसियस फॉर्म में क्यों हैं। तो ये बड़ी अच्छा। अब ड्वार्फ प्लैनेट के जो प्लूटो को जो ड्वार्फ प्लैनेट में रिड्यूस कर दिया गया, मैंने कहा शायद आपको वो भी इंटरेस्टिंग बात लगे। तो वो एस्ट्रोनॉमिकली बॉडीज विद इन द सोलर सिस्टम मस्ट अचीव 3 क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गेन द मच वांटेड स्टेटस ऑफ अ प्लैनेट। पहली क्या है कि ग्रेविटेशनली पुल देमसेल्व्स इनटू अ स्फेरिकल शेप वेयर दे ऑब्टेन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये प्लूटो करता है, प्लूटो के अंदर ये उसका स्फेरिकल शेप है, ये वो क्राइटेरिया मीट करता है। ऑर्बिट द सन इन एन एलिप्स एंड नो अदर स्मॉलर पैरेंट बॉडी, ये भी वो करता है। इसमें मुझे एक और चीज़ याद आई, वो बता दूँ। एंड क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ एनी सब्सटेंशियल मैस्ड ऑब्जेक्ट, ये वो नहीं कर पाता। उसके ऑर्बिट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, और अगर आपने किसी को प्लैनेट कहना है तो उसको अपने इर्द गिर्द रास्ता बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। उसके गिर्द कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी होनी चाहिए कि वो चीज़ें उसके रास्ते से हट जाएं। तो प्लूटो ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता। दैट इज़ वाई इट वाज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स स्टेटस ऑफ अ प्लैनेट, और अब उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। मतलब उसकी ग्रेविटी कमजोर है। जी ग्रेविटी कमजोर। अब इंटरेस्टिंग बात है, उसके रास्ते में अगर वो है सारा मटेरियल जो भी, लेकिन वो भी टकराता नहीं है उससे। टकराता नहीं है, लेकिन वो खींच मतलब वो ना खींच सकता है ना फेंक सकता है। अगर आपके अपने रास्ते में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों जो कंपैरेबल टू योर साइज हों, तो फिर आप प्लैनेट नहीं कह सकते, फिर उसको भी प्लैनेट कहा जा सकता है, फिर हम उसको भी प्लैनेट नहीं कहते। तो ये डिस्कवरी की भी बात है कि जितने आपकी पावरफुल टेलीस्कोप्स आती रही, आपने नई चीजें देखी, तो आपने कहा यार ये तो उसी के साइज का, फिर मैं इसको भी प्लैनेट कहता हूं। ये 3 का क्राइटेरिया कब डेवलप हुआ? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना जो क्राइटेरिया बनाती है तो डिवाइस। ये अब बना है तो निकाला उसको। जी पहले ये नहीं था। पहले भी था, लेकिन अब उन्होंने फर्दर इसको, जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन, थर्ड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट पहले तो प्लेनेट ही कहते थे। जी, पहले कहते थे, फिर जी, निकाल दिया था, जी, फिर जी। डाल दिया, 2-3 दफा हो चुका तो है। ये भी इंसानी मामला है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? हाँ, मुझे क्यों निकाला? ये लगता है अच्छा। प्लैनेट की जरूरी है कि वो वो इक्विलिब्रियम भी कहते में हैं। स्फीयर बनना चाहिए, spherical shape। आदिया इसलिए निकाला आप कि देखिए ना ये सारे जो शेप, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि केपलर जो है उसने सारी बातें की, एक हेलियोसेंट्रिक सिस्टम एंड एवरीथिंग कोपर्निकस वाला, लेकिन उसने कहा कि ये परफेक्ट सर्कल्स में जो है वो मूव करते हैं। अब उसकी वजह ये है कि वो ये समझता था कि, और ये बहुत से साइंटिस्ट, क्योंकि देखिए एक जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है उसमें प्रीस्ट जो हैं वो आमतौर पर वो लोग थे जिन्होंने साइंस की तरफ जो है, जिस तरह लॉर्ड कैल्विन आप देखें, और वो हमारा जो बॉयज एंड चार्ल्स लॉ है वो भी आप देखें, बेशुमार, और जो है अमीर उमरा का भी शौक था कि वो देखते थे चीज़ें। तो उसने कहा कि गॉड जो है वो हर चीज़ क्रिएट करता है परफेक्ट सिमेट्री में, एंड सर्कल इज द परफेक्ट सिमेट्री दैट यू कैन थिंक ऑफ। देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट मोर परफेक्ट देन अ सर्कल। लेकिन जब आपने न्यूटन इक्वेशंस अप्लाई की तो आपको पता चला कि ये इलिप्टिकल पाथ्स में है। तो ये अगेन जो आपके प्रेजुडिसेस होते हैं वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इवेंचुअली व्हाट प्रिवेल्स इन साइंस आर नॉट योर प्रेजुडिसेस बट व्हाट द रियलिटी टेल्स यू। जिस तरह मैं जब पीएचडी कर रहा था तो हम एक वेव को स्टडी कर रहे थे, डेटा को देखते हुए, नासा ईसा का प्रोजेक्ट था वो, ईसा इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो हम एक वेव के बारे में बात कर रहे थे, और फ़र्ज़ कीजिए कि एक यहाँ से एक चीज़ को जाने में यहाँ तक 20 मिनट लगते हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो वेव जो है वो यहाँ पे पैदा होगी 25 मिनट में, तो देयर इज़ नो वे कि कभी भी जो है वो वेव यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि 20 मिनट आपके पास है, उससे बहुत कम वक्त में उसकी जनरेशन होनी चाहिए। तो उसने कहा कि अगर ये तुम्हारी जो भी ग्रोथ रेट आता है इसका वेव का, अगर वो इस टाइम से बहुत कम नहीं है तो जस्ट थ्रो दिस थ्योरी इन द बिन। तो ये साइंस जो है वो हमारे प्रेजुडिसेस के ऊपर नहीं चलती, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आवर
यू नो प्रेजुडिसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें प्रेजुडिसेस को जानने खत्म के भी लिए। करती है, जी, प्रेजुडिसेस को खत्म भी नए को जन्म देती है, नए प्रेजुडिसेस को, और बहुत से पुराने प्रेजुडिसेस जो है वो ख़त्म करती है। जिस तरह 20वीं सदी के शुरू में बहुत वो मुझे नाम उनका भूल रहा है, वो बड़े दिग्गज साइंसदान थे, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स you know has been explained. जी And then there came the advent of quantum mechanics, which changed everything. And now with each passing day, we have got more questions to answer. You know, अब बहुत अभी भी सवालात बेशुमार हैं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी बिग बैंग के मामला देख रही है, बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेन हैं, कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो आप समझते थे कि इतना मैसिव ब्लैक होल तो मौजूद ही नहीं हो सकता, लेकिन उतने ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अब आप उनको डिनाई नहीं करते उनकी एग्जिस्टेंस, आपको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रिफाइन करना है। तो साइंस का यही मतलब साइंस इज ह्यूमन नॉलेज एंड एट द सेम टाइम इट टेल्स यू टू बी हम्बल, क्योंकि आप समझते हैं कि अभी आपने बहुत कुछ देख लिया है, अगले लहजा कोई ऐसी चीज़ आती है जो आप नहीं समझते, अब आपको एक नई जो है वो तरीके से उसको समझने की कोशिश करनी मैं चाहिए। जस्ट इंटरप्ट करूँ, इंसान ने ये कहा ना कि बस सारी चीज़ें अमल कर चुके हैं 19th सेंचुरी के एंड में, ये 2 सवाल रह गए हैं। जो दिलचस्प बात है वो 2 सवाल ही थे जिन्होंने, एक ने क्वांटम मैकेनिक्स खोली, एक ने रिलेटिविटी खोली। ही न्यू कि ये 2 आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं जी, तो उनका बस ये 2 ही रह गए, ये भी सॉल्व हो जाएंगे इसी हमारे साइंस फिजिक्स के ये नहीं अंदर। पता इसके तो भाई कि एक ने शाख खोल दी क्वांटम मैकेनिक्स की, एक चली गई टुवर्ड्स रिलेटिविटी। सर ये बात है ना, मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स के जरिए हम कर सकते हैं, ऐसे ही था जी क्या चीज़? कि हम मतलब जिस चीज़ को भी हमने सॉल्व करना है या कर चुके, मैथमेटिक्स की बुनियाद पे कहा था मेरे ख्याल से। देखिए मैथमेटिक्स की बुनियाद पे, मैथमेटिक्स जो है वो कई चीज़ों की, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज थ्रू विच यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, लेकिन हर चीज़ मतलब मैथमेटिक्स तख्लीक नहीं कर सकती कुछ। फॉर इंस्टेंस एफ इज इक्वल टू एम में जो न्यूटन्स लॉ है वो किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से डिराइव नहीं किया जा सकता। यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एंड न्यूटन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड केम अप विद दिस थिंग। इसको हम कहते हैं दिस इज एन एम्पिरिकल लॉ। ये इसकी कोई डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है फ्रॉम फिजिकल प्रिंसिपल। सिमिलरली जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, तो यानी ये दीज आर द टावरिंग अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिफिक माइंड्स। तो ये दोनों जो हैं ये किसी थ्योरी के तहत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट ना करें। देखिए ये मैं आई एम अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, खुर्शीद साहब इज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बगैर साइंस का कोई वजूद नहीं। आप थ्योरी दे सकते हैं, चीज़ को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं, लेकिन असल जांचा तो मतलब ये जो टेलीस्कोप्स हैं ये भी तो एक्सपेरिमेंटल अमल है ना। मैं तमाम चीज़ों को ट्रिपल स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम्स, सारे मामला अपनी तख़य्युल की जस्त के ज़रिए तो नहीं बता सकता। ये तो आपने देखा है और आपकी ब्लॉसमिंग ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और वो देखने से है। थ्योरी की फाल्सिफिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन से ही जी जी हाँ हो हाँ, सकती है, उसी तरीके उसी से हो सकती है। जी हाँ, लेकिन बुनियादी काम तजर्बा है, जी जी। और आप तजर्बे के बगैर कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर मैथमेटिक्स की बात हो तो रियाजी पे एक शेर सुन जी, जी। लीजिए। मैथमेटिक्स को रियाजी कहते जी, हैं। जी। दावा बहुत बड़ा है रियाजी में आपको, तूले शबे फरार जरा नाम सकते। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आज तो बड़ा मजबूत है। अच्छा अब ये जो है ना ये आपको ये बताना है कि अब ये जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 1958 में स्पेस एज का आगाज़ हुआ, उससे 1 साल पहले एक साइंटिस्ट थे बाय द नेम ऑफ पार्कर। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम वेरी एलिमेंट्री व्हाट वी कॉल एज फ्लूइड मैकेनिक्स कंसिडरेशंस के जो सन और उसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ही प्रेडिक्टेड कि देयर ऑट टू बी अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स व्हिच शुड कम आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन। अब हम उसको कहते हैं सोलर विंड। तो सोलर विंड जो है वो which is mainly composed of electrons and protons, it comes out of the sun and it pervades all the interstellar medium, और वो अपने साथ जो है वो सन का मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रैग करता है, जिसको हम इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सन का मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन आपको यही पता चलता है अर्थ इज जस्ट अ प्लैनेट। तमाम एक्टिविटी, तमाम जो मामलात हैं उसका मंबा स्टार है। मतलब स्टार ही असल जो चीज़ है, ओरिजिन है हर चीज़ का, वो स्टार है। तो अब बात यह है कि ये भी क्वेश्चन है कि जब सोलर विंड आती है, ये भी एक बड़ी साइंसदानों को बहुत चीज़ तंग करती रही कि
कोई भी चीज़ अगर अपने किसी सोर्स से निकल रही है तो फिर जल्द उसको स्लो डाउन हो जाना चाहिए। तो सोलर विंड एट वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज एक्सेलरेट होती रहती है। उसके पीछे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन द डिटेल्स ऑफ दैट व्हिच आर फैसिनेटिंग। तो ये टर्मिनेशन शॉक है, ये एक जगह है जहाँ पे जाके सोलर विंड जो है वो स्लो डाउन होती है। इसको फिर आखिर में अल्टीमेटली एक सोलर विंड है तो इसको वो कहते हैं ये एक बबल है जो मूव करता जा रहा है और इवेंचुअली ये किसी जगह पे स्टॉप होगा, जिसको आप हेलियोपॉज का नाम देते हैं। तो ये मैंने जो यहाँ पे इसको हाँ ये बाकी ये थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा सकता हूँ कि जस्ट टू शो यू कि सन इज़ वेरी एक्टिव। तो ये सन स्पॉट्स हैं। तो सन जो है इट बिकम्स डोर्मेंट एट टाइम्स, इसका अपना एक साइकिल है 11 साल का। हमें कैसे पता चलता है कि सन बहुत एक्टिव है, सन एक्टिव नहीं है? तो वो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स जो हैं, देयर आर डार्कर रीजन्स एंड देयर आर यू नो दीज वेरी मैसिव लाइट वाले रीजन्स। तो ये शो करते हैं कि देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग इनसाइड द सन एंड इट इज़ वेरी एक्टिव। तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टू शो यू कि इट इज़ मैग्नेटिकली वेरी एक्टिव। ये सोलर फ्लेयर्स हैं, दीज आर जाइगेंटिक इवेंट्स एंड अ लॉट ऑफ मैटर इज इजेक्टेड। इससे भी ज़्यादा जो बड़ा इवेंट है वो कोरोनल मास इजेक्शन का। आप देखें ये एक सिमुलेशन है, यहाँ से जो मटेरियल है इनसाइड द सन वो बाहर निकल रहा है। अब ये जब बाहर निकलता है तो इसको हम कहते हैं सन इज़ वेरी एक्टिव नाउ। तो इसका एक जो है मामला वो फिर अर्थ के ऊपर भी होगा, क्योंकि जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है इवेंचुअली 8 मिनट लगते हैं व्हाटएवर हैपेंस ऑन द सन अर्थ तक पहुँचने में। तो फिर इसके लिए हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम स्पेस वेदर को समझ सकें। स्पेस वेदर का मतलब है कि हाउ डज द एक्टिविटी ऑन द सन अफेक्ट व्हाट हैपन्स यू नो ऑन द अदर प्लैनेट्स एंड ऑल्सो ऑन आवर प्लैनेट। 6 मिनट और है। 6 मिनट और है, ठीक है, ऑल राइट। अब मैं बगैर के इस चीज़ों के मज़ीद जाते हुए एक चीज़ छोटी सी बात करूँगा, ये अरोरा है। तो ये सूरज ना होता तो अरोरा ना होता। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? नो नॉट एट ऑल। जो जब सन इज़ वेरी एक्टिव तो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड मैग्नेटिक रिकनेक्शन, जिसकी वजह से जो सन के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एंटर होते हैं अर्थ में। तो ये इनको फिजिक्स का नहीं पता, आप फिजिसिस्ट हैं तो आपको समझा सकता हूँ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपना है, क्योंकि डायनेमो इफेक्ट है। जिस तरह वहाँ पे डायनेमो इफेक्ट है, यहाँ भी डायनेमो इफेक्ट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं वो दे डोंट एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स। तो वो ये चार्ज पार्टिकल्स जाते हैं और पोल से टकराते हैं, सदर्न पोल से भी और नॉर्दर्न पोल से भी। तो नॉर्थ का मतलब मैं कह रहा हूँ कि नॉर्वे है और सदर्न पोल का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के होते हैं। तो आपको पता है कि जब एटम एक्साइट होता है और डी एक्साइट होता है तो फोटोन निकलता है और उसका रंग होता है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। तो यहाँ पे ये ब्लू लाइट होती है या ग्रीन लाइट होती है। तो इसको हम कहते हैं, जब ये नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं नॉर्वे के पास होती हैं तो वी कॉल इट अरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न लाइट्स। और जब ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अच्छा, ये कनाडा में भी नजर आता है? जी तो वो करीब है ना वहाँ पे। हाँ। नज़र तो यहाँ से भी आ जाता है कई बार आपको, अच्छा, कुछ खास मौक़ों के ऊपर कुछ, लेकिन इस तरह नज़र नहीं आ सकता ना नहीं आता। क्योंकि ये बेसिकली जहाँ पोलर रीजन्स हैं उनमें है ये इक्वेटर में नहीं है। क्योंकि आपको पता है साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, वो कनेक्टेड है इस तरीके से। वो दरमियान में इक्वेटर पे ये मंजर नहीं पैदा कर सकती। इट हैज़ टू हैव दैट पोल थिंग। फाइनली मैं आपको ज़रा थोड़ी सी मैंने चीज़ें, अब मैं ये बहुत सी चीज़ें दिखाना चाहता था। एक ये भी सवाल है कि सबसे बड़ा मून कौन सा है। तो जुपिटर का मून गैनीमीड जो है वो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा मून गैनीमीड है। तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी इस बारे में, ये स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताना चाहता था लेकिन टाइम डजंट अलाउ मी एंड देयर आर सो मेनी अदर सन की लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया जी। सो 4.5 बिलियन ईयर्स एंड इट इज गोइंग टू डाई एज अ वाइट ड्वार्फ बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल जो मास है। तो ये वाइट ड्वार्फ के तौर पर मरेगा। हमारा जो हमें अपना फेट जो है वो पता है। ये सर मैं बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास काइपर बेल्ट है, ओट क्लाउड है। तो दीज आर दी, मैं आप सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि जो आउटर पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम है वो क्या है। और एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था,
ये एरोकॉथ है, ये नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज में इसका मतलब स्काई है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय द टेलीस्कोप्स. तो ये एरोकॉथ इज वेरी वेरी नाइस, और ये एक इंतहाई अमेजिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि इरेगुलर शेप्ड है. क्या है? इसका नाम है एरोकॉथ. एरोकॉथ नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्काई. तो ये मतलब मुख्तलिफ नाम देते हैं ना लोग, जिस तरह बहुत सी चीज़ें जो आप ये संडे एंड सैटरडे एंड ऑल दिस, ये सारी मिथोलॉजीज के ऊपर हैं. ये जेम्स वेब की टेलीस्कोप से देखा गया है. ये आई एम नॉट श्योर कि जेम्स वेब से देखा गया, लेकिन मेरा ख्याल है ये न्यू होराइजन से देखा गया. हाँ, न्यू होराइजन से. देयर इज अ न्यू. अच्छा, अब बहुत सी हैं जो हमारे मिशंस जो आउटर सोलर सिस्टम को देखते हैं. तो ये आउटर सोलर सिस्टम में न्यू होराइजन ने एरोकॉथ देखा है. ठीक है, ये हाँ, अच्छा, ये एरोकॉथ वाज डिस्कवर्ड 10 साल पहले देखा गया है. जी जी, नासा's न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट. तो ये आउटर सोलर सिस्टम हबल से देखा गया है. नहीं, ये न्यू होराइजन है. सर, लेकिन This is- वो लिखा हबल इसलिए नहीं, वो न्यू होराइजन हबल से भी जो है वो मामला उसका जो है ना वो अच्छा, न्यू होराइजन स्पेस एंड इट इज द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर्ड बाय अ स्पेसक्राफ्ट. तो इसलिए एरोकॉथ का बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये मोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और बड़ा अजीबोगरीब सा ऑब्जेक्ट है जो देखा गया है. जिस तरह लेकिन ये है तो सोलर सिस्टम है ना. जी, जी. मोस्ट डिस्टेंस का मतलब मोस्ट डिस्टेंट विद इन द सोलर सिस्टम. सर, ये क्या चीज़ है? ये मतलब कोई रॉक, मतलब जिस तरह कभी प्लेनेट है, ये सारी ग्रेविटी से चीजें बनी हुई. नहीं, तमाम चीजें- ये रॉक है, क्या चीज़ है ये? अब इसको रॉक तो नहीं कह सकते, मतलब आई मीन हाउ डू दे क्वालिफाई इट, दैट्स समथिंग दैट इसका साइज क्या है roughly? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो साइज देखने वाली बात है कि ये सिर्फ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. तो ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन नहीं है. इट्स जस्ट व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज, ये नहीं ये नहीं पता. पता. बस एक है जी कोई. अच्छा, अब देखिए देखिए खुदा वन बड़ा अजीब सा। नेवर नो. बाय डेफिनेशन खुदा तो आप देख नहीं सकते, तो इतनी बड़ी चीज तो खुदा नहीं हो सकती. एनीवे, तो आदम है. आखिरी चीज जो है वो ये है कि जस्ट द जाइगेंटिक स्केल्स दैट वी आर डीलिंग विद. 1 AU मींस जो सन अर्थ डिस्टेंस है व्हिच इज 93 मिलियन माइल्स. अब आप यहाँ देखिए, ये अल्फा सेंटोरी जो है ये आपके पास 10⁵ AU है. ये आपके पास 1 मिलियन AU है. तो ये जो स्केल है आपके पास, उसकी वुसअत का आपको अंदाजा जो है वो 1 AU कितना है? 93 मिलियन माइल्स. जमीन का और सूरज का फासला. जी, 93 मिलियन माइल्स है. और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 10⁶ AU की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली आप बिलियन में चले गए. 10⁶ 10⁶ अब बिलियन में चले गए. यानी करीब तरीन से उतारा है. जी, करीब तरीन. जी, जो करीब तरीन. करीब तरीन है वो आपसे 1 लाख फासले पर है. यानी 1 लाख सूरज के क्या नाम है उसका? ये सेंटर अल्फा सेंटोरी. अल्फा सेंटोरी. अब देखिए ना, ये हमारे पास भी है सेंटोरस है। जी जी हाँ, वो सेंटोरस हमारे पास भी है. वो सेंटोरस का नाम भी वैसे ये एक इंटरस्टेलर मीडियम की बात है. अच्छा, डॉक्टर साहब, एक ज़िमनी सा और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ये देखा ना कि ये स्केल्स, तो मुझे वो एक जाफरी साहब ने शेर सुनाया था सगीर मलाल का. तो वो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा कि डरता तो हूँ आफाक की वुसअत से भी, लेकिन डरता तो हूँ आफाक की वुसअत से भी, लेकिन मारेगा मुझे जो मेरे अंदर का खला है. क्या खला की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा। वाह 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 वाह. ये तो जो आपने जो ये शुरू किया है सारा, इसका तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो गया. जी जी, हो सकते हैं वो तो फिर आप लोगों के मामलात हैं. अमीर मतलब जाफरी साहब को भी होना चाहिए अगले लेक्चर में. अमीर जाफरी साहब वैसे एक सेशन उनके साथ रखना है. फिर ये बोलेंगे या वो बोलेंगे? डॉक्टर साहब, ठीक है. ये तो वो बहुत किसी को नहीं ज़्यादा बोलने मतलब तशनगी बढ़ा दी है इससे. डॉक्टर साहब, निज़ाम शमसी की हद तक आपका जो आजकल ये गुफ्तगू थी, यकीन मानिए बहुत सारी हमें चीज़ें पता चली, कशाफात भी हुए, और कितना पुरअसरार ये निज़ाम है वो भी हमारे सामने मज़ीद वाज़ेह हुआ. और आज फिर दिलचस्पी एक जगह ही आपने कि हमारी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ज़रा रिलेटेड मामला होंगे. और बहुत शुक्रिया. अब हमने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की गुफ्तगू सुनी, तो आज के सेशन की जो सदारत है इजलास की, वो हमने जनाब खुर्शीद हसनैन साहब से दरख्वास्त की कि वो निभाए. खुर्शीद हसनैन साहब एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं,
तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के बाद एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को सुनते हैं, को इस गुफ्तगू को किस तरह समाप्त करते हैं। भाई आप बीच में आ जाए ताकि एक सिमेट्री बन जाए तस्वीर। जी सर ने ये इंटरव्यू है ना ये पुश कर रहा है। जी जी बहुत ज़्यादा। तो वही कर छोटी सी बात आखिरी बस कहना चाहता हूँ कि ये जो एक बहुत बहस है कि बिग बैंग से पहले क्या है, और कई साइंसदान ये भी कहते हैं कि ये आइसोलेटेड बिग बैंग नहीं है बल्कि ये साइक्लिक कई बिग big बैंग्स हैं। तो इससे मुझे जो है बहुत हॉन्ट करता है वो गालिब का शेर कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को नक्शे पा पाया। वाह 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 वाह। वाह बड़ा जी अदब का तड़के के साथ साइंस की गुफ्तगू हुई है। खुशी से साइंस साहब। शुक्रिया, अच्छा, बहुत सर, शुक्रिया ये tennis के डॉक्टर लिए- वकास का इतनी मेरे पास- मगज़ और इतनी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू के लिए, उसके जिसको साथ उन्होंने ये- सरकार के मेरे अदब के साथ तड़के भी- के साथ में मज़ीद उसको हज़म इधर करना आ जो है जाओ। आप लोगों के लिए आसान बना दिया। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इससे महरूम रह गए, जी और यकीनन ये उन लोगों के लिए जो कि इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है साइंस से, बहुत सी नायाब मालूमात का ज़ख़ीरा था ये। बहुत सी बातें मजबूरन हमें नहीं हम देख सके जो मज़ीद दिलचस्पी का बायस होती। तो मेरे ख़्याल में जो बुनियादी बातें यकीनन आप यहाँ से लेकर जाएंगे, उसमें एक तो ये ना कि जो तवानाई या रोशनी हमारे तक पहुँच रही है वो कैसे हासिल हो रही है। तो वो जो जैसे उन्होंने वजाहत की कि ये फ्यूजन का अमल है, यानी वहाँ जब जैसे आप एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, कि आप जब उसको करीब लाते हैं, जोड़ते हैं दो छोटे मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, न्यूक्लियाई को बल्कि, तो उस अमल में, उनके मिलने के अमल में तवानाई का इखराज होता है। तो सूरज में ये काम हो रहा है सब चीज़ें कि वहाँ पर ये फ्यूजन हो रहा है, और उसके दौरान में तवानाई का जो इखराज हो रहा है वो आपको मिल रहा है मुख्तलिफ़ शक्लों में, रोशनी की शक्ल में, या रेडियाई लहरें हैं, या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो एक तो ये बुनियादी बात जनाब के इसमें आई है। दूसरा ये कि ये भी इस कस्म के लाखों करोड़ों और सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं। अब उसके अंदर कहाँ ज़िंदगी के मौक़े मौजूद होते हैं, कहाँ नहीं होते, अभी तक ये स्पेकुलेशन है कि कई ऐसे हैं कि जिनमें होनी चाहिए लेकिन वो उससे बहुत दूर हैं, और उनके ये मालूम करना कि वहाँ वाकई क्या हालात हैं ये अभी तक बस में नहीं है। तीसरी बात यकीनन ये भी अहम है, हालांकि बहुत दूर की बात है कि ये भी सूरज जो है जिस तरह से उसका फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो भी तब्दील हो रहा है, और उसका भी दायरे इख्तिताम है। और उसी इख्तिताम का साथ ही या उससे बहुत पहले ही एक्चुअली ये निज़ाम शमसी भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि शायद इन्होंने कुछ तफसील से बात नहीं की कि जिस तरह इसका फ्यूल खर्च होगा तो एक वक्त में ये फैलेगा, तो ये फैलेगा, और उसकी वजह से ये जो है रेड जाइंट वाली स्टेज, तो उसमें फिर ये इतनी तपिश होगी कि ये फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तमाम जो ज़िंदगी है, और उसका फिर वो सुकड़ेगा, अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। हम तो नहीं होंगे ना जब नहीं पर एक लतीफ़ा मैं छोटा सा लेकिन रहमान की जैसे उनके होते हैं छोटे छोटे चुटकुले बीच में, तो एक साहब एक कमरे में बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे थे, दूसरा आदमी सुन नहीं रहा था, अपना ऊँग रहा था जो भी था। तो उन्होंने कहा कि और ये लेटेस्ट खबर ये है कि ये जो सूरज है ये 20 अरब साल में ख़त्म हो जाएगा। वो सब चौक के बोले कितना होगा 20 अरब साल, तो मैं समझा 2 अरब साल। तो अभी आप इत्मीनान से रहें, हमारी ये बड़ी हैरत की बात नहीं है, इतनी बड़ी गैलेक्सी में मतलब एक कायनात को समझने वाला सिर्फ अब तक की रिसर्च के मुताबिक अब तो होगा कि हम हैं, मतलब इंसान है, और इतनी यानी कितनी लामहदूद कायनात है। और अगर हम जी इसलिए सर्च फॉर इसलिए सर्च फॉर सदर साहब वक़्त उसके बाद मेरे जहन में रह गई इनकी गुफ्तगू से। और यकीनन ये कि बहुत सी और भी चीज़ें जैसे कि बता रहे थे मुख्तलिफ जो इफ़ेक्ट्स जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, उसके मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते रहते हैं, वहाँ पर जो धमाके होते रहते हैं, क्या कहते हैं आपने मुख्तलिफ किस्म के, तो वो भी यहाँ पर
वो बड़े बड़े धमाके होते हैं जो यहाँ पर नोटिस किए जाते हैं, और उनकी वजह से भी यहाँ पर तब्दीलियाँ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हैं महसूस की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में यही कि क्या अब ये सवाल अभी शायद जहन में हमारे यकीनन है कि क्या हम अपने निज़ाम शमसी को कहाँ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। मार्स की तरफ तो ज़ाहिर है कि भेजे गए हैं मिशंस वगैरह, और लेकिन उसमें ख़तरात भी इस किस्म के हैं कि जो जिस तरह की रविश है कि हर चीज़ पर कब्जा कर लें। अब उसमें ये भी है कि हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ ड्रिलिंग करेंगे, वहाँ से मिनरल्स निकालेंगे, उस पर लड़ाई झगड़ा होगा कि पहले मैं पहुँचाऊँगी, पूरा प्लानट मेरा हो गया, क्या होगा इसका। तो यकीनन इस पर भी शायद मेरे ख्याल में कोई कवानीन वज़ा करने होंगे कि इंटर जो स्टेलर जो एक्सप्लोरेशन है वो पूरी नस्ल इंसानी के लिए या तमाम के लिए का एक विरसा है। ये किसी ये नहीं कि आप वहाँ पहुँच गए तो ये आपका प्लानट हो गया या मेरा हो गया। तो बहरहाल बस इन चंद बातों के साथ मैं बहुत